कहते हैं ना गड्ढा भर जाना, तो एक दिन गड्ढा भरेगा और जब गड्ढा भरेगा तो यही इनको ले डूबेगा। ना बीजेपी तो अब यही करवा रही है, रिजर्वेशन को गायब कर रहे हैं। नई पॉलिसी भी इसी तरह से बनाई है उन्होंने कि रेलवे और एजुकेशन ये दो बहुत बड़े सेक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे ना ये भीतर भीतर धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी पावर में आई उन्होंने कोई मना नहीं किया, उन्होंने तो साइन भी कर दिया था। तो इनका तो ये मतलब बहुत ही तेज़ रफ्तार है देश को बेचने की। क्या आपकी प्रायोरिटी टीचर्स की भर्ती करना है, टूटी हुई बिल्डिंग्स को बचाना है, जो पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटी जो तबाह हो गई हैं, जिनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, उनको बचाना है, या इन कंपनियों का नया सामान उन बिल्डिंगों में बेचना है जहां की छतें टपकती हों? आपकी प्रायोरिटी है क्या? आपकी पॉलिसीज तय लोकतांत्रिक तरीके से हो रही हैं या कोई कॉर्पोरेट ताकतें हैं जो आपकी पॉलिसीज तय करा रहे हैं? अब ये बता दीजिए। मेरे साथ इस समय प्रोफेसर विकास गुप्ता हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है। सारे छात्र की मांग है, ख़ास करके आइसा एक जो छात्र संगठन है उसका मांग है कि कैंपस को खोला जाए। इससे बच्चे की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है। कोरोना काल का बहाना देकर सारी यूनिवर्सिटी, ख़ास करके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद रखा गया है। सर, आप तो इतिहास के जानकार हैं, इतिहास पढ़ाते हैं यहाँ पे। जिस तरह से देश में अभी इस वक्त लगभग सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ख़ास करके जो ऑनलाइन की तरफ जोर दिया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब ये सरकार को देखिए, ऐसा है कि सरकार ने कोरोना के दौरान ये कह दिया, पहले तो कहा कि ये संकट है इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। फिर जब वो संकट चल ही रहा था तो ये भी कह दिया कि 25% मतलब लगभग 25% जो है क्लासेस वो हमेशा ऑनलाइन मोड में हो। इसीलिए यूजीसी के जरिए ये लोग एक ब्लेंडेड लर्निंग नाम का एक कॉन्सेप्ट नोट ऑन ब्लेंडेड लर्निंग ले आए, यानी जिसमें कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होगी, ऑफलाइन पढ़ाई भी हो हर कोर्स में और ऑनलाइन भी पढ़ाई हो। अब आप ज़रा इनसे पूछिएगा कि आपने जो ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ला दिया, आपने कितने ऐसे स्मार्ट रूम बनाए हैं पूरे देश भर में जहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग पॉसिबल है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब समझते हैं ना, मतलब हर क्लास में ऐसा अरेंजमेंट हो राउंड टेबल टाइप, जहाँ पे जो भी बच्चा बोले वो जो दूसरा ऑनलाइन मोड में अटेंड कर रहा है ना दूसरी जगह से बैठ के, वो उसको सुन सके, टीचर से वो भी क्लासरूम में वैसे ही जुड़ सके जैसे कि वो बैठे हुए बच्चे जो वहाँ पे बैठे हैं वो लोग जुड़े हुए हों। उस तरह का कैमरा वहाँ पे लगा हुआ हो, उस तरह का अकूस्टिक्स, साउंड अकूस्टिक्स उस तरह का हो। हाँ, ज़रा पूछिए कि आपने ये क्या किया है। मतलब क्या हमारे यहाँ इस बात की एक तो सच में ज़रूरत है, पहली बात, और दूसरी बात क्या आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, और तीसरी बात क्या आपने सच में कोई प्लान भी बनाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। और चौथी बात ये कि भाई मांगा किससे था आपने ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन? आप हमको ये बताइए, क्या कोई ऐसे 2-4 लोग थे जिन्होंने मांग लिया, उनके कहने पे आपने दे दिया? कोई बड़ी तादाद में हम तो यहाँ पढ़ाते हैं, हमने तो आज तक कोई ऐसी डिमांड ना सुनी। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है, क्या आपने ये उन कंपनियों के कहने पे किया जो टेक्नोलॉजी बेचने का काम करती हैं? किसके प्रेशर में आपने किया? हमने तो आज तक कोई नारा जंतर मंतर से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक या लखनऊ या चेन्नई तक कहीं लगते हुए नहीं सुना जहाँ बच्चे कह रहे हो ब्लेंडेड लर्निंग हमको दो, ब्लेंडेड लर्निंग हमको दो। हमने तो कहीं आज तक नहीं सुना। तो ये कौन है जो आपको कह रहा है कि आप ऐसी पॉलिसीज बताइए? कहाँ से ये निकल के आ रहा है? किसके साथ आप सांठगांठ कर रहे हैं? किसका माल आप बिचवाना चाहते हैं? क्या आपकी प्रायोरिटी टीचर्स की भर्ती करना है, टूटी हुई बिल्डिंग्स को बचाना है, जो पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटी जो तबाह हो गई हैं, जिनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, उनको बचाना है, या इन कंपनियों का नया सामान उन बिल्डिंगों में बेचना है जहां की छतें टपकती हों? आपकी प्रायोरिटी है क्या? आपकी पॉलिसीज तय लोकतांत्रिक तरीके से हो रही हैं या कोई कॉर्पोरेट ताकतें हैं जो आपकी पॉलिसीज तय करा रहे हैं? अब ये बता दीजिए। सर, आप बोल रहे हैं बार बार कि ये सरकार से किसने मांग किया है। ये सरकार अगर पूछती या जनता की बात सुनती तो किसान लगभग आज 26 तारीख को, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन उनका चल रहा है कि ये जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। सरकार नहीं सुन रही है। एक के बाद एक लगातार देश की जो संस्थाएं हैं उसको बेचा जा रहा है। ये शिक्षण जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब उसी सिलसिले में इसकी एक कड़ी मांग रहे हैं बेचने के? बहुत बिल्कुल, बल्कि आप देखिए कि जिस तरह से ग्राफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एजुकेशन में बढ़ा है, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में इंडिया की रफ्तार सबसे तेज़ है। और चीज़ों में हम कितने भी स्लो होते हों
पर इसमें तो हमारा ग्राफ बहुत बहुत तेज है। मैंने अभी तो नहीं, पर 2-3 साल पहले के मैं आपको आंकड़े बताऊं तो हमारा मतलब 20 साल में हम 5% से 25% शेयर पहुंच गया हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। इतनी तेज़ी से तो हमने शायद ही कोई चीज़ की हो। और सवाल ये है कि जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बेच दी, जो PSUs थे जिनको बेच दिया, बैंक्स का इस तरह से इन्होंने कर दिया है, एयरपोर्ट्स का कर दिया, पासपोर्ट का कर दिया, पानी का कर दिया, बिजली का कर दिया, तो अब ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन का भी कर लें। पर अब इसी पे आके ये फंस भी सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर इस देश का, देखिए रेलवे और एजुकेशन ये दो बहुत बड़े सेक्टर हैं। इसीलिए यहाँ पे ना ये भीतर भीतर धीरे धीरे कर रहे हैं। रेलवे में भी आपने देखा होगा, इन्होंने रेलवे पूरा नहीं बेचा कभी भी। रेलवे में उन्होंने एक एक चीज़ करके, पहले उन्होंने केटरर बेचे, फिर वो कोच बनाने की ठेकेदारी दी, फिर वो सफाई की ठेकेदारी दी। तो इसी तरह से इन्होंने मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी किया है कि ये धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। वो धीरे का मतलब ये नहीं है कि मतलब रफ्तार धीरे नहीं है, एक एक एस्पेक्ट को, कि टीचर को भर्ती नहीं करेंगे तो गैस से पढ़वा लेगा, हैं कि फीस बढ़ा देंगे तो घाटा कम हो जाएगा, कि अब नई जो यूनिवर्सिटी खोलेंगे प्राइवेट, पुरानी वाली सरकारी को बर्बाद कर देंगे, और जो नई खोलेंगे उसमें क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए अभी जो यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं उनमें क्या है, क्या पहले की तरह 82 कॉलेजेस हैं जो आपको पढ़ाते हैं? नहीं, उनका एफिलिएशन कोचिंग सेंटर्स के साथ होता है। तो कोई रिक्रूटमेंट आपको नहीं करनी है, सिर्फ वो थोड़े से टीचर सेंट्रल फैकल्टी में कर देते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो पिछले 25 सालों में बहुत ही तेज़ी से शिक्षा का 25 सालों में बहुत तेज़ी से हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बल्कि बीजेपी की सरकार जब आती है तो उसकी रफ्तार कई गुने बढ़ जाती है। बल्कि जब 2004-05 में जब इन्होंने WTO गेट्स में साइन किया था एजुकेशन को ट्रेडेबल कमोडिटी बनाने के लिए, वो भी NDA 1 थी, ये भी समझ लीजिए। एक बार पुरानी कांग्रेस में तो इसको लेके 1980s में बहस भी हो गई थी राजीव गांधी के टाइम में, और जो उस समय के IAS ऑफिसर थे उन्होंने मना भी कर दिया था साइन करने से। लेकिन जब बीजेपी पावर में आई उन्होंने कोई मना नहीं किया, उन्होंने तो साइन भी कर दिया था। तो इनका तो ये मतलब बहुत ही तेज़ रफ्तार है देश को बेचने की, बहुत ही तेज़ रफ्तार है। लेकिन सर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर बार बार ये बताया गया है, दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ठेके पे पढ़ाने वाले जो स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे जो सीटें खाली हैं उसके बारे में भर्ती को लेकर कुछ कोई कर नहीं रहा है। बार बार टीचर एसोसिएशन हो या फिर छात्र संगठन की तरफ से ये डिमांड उठता रहा है कि उसकी बहाली की जाए, बजाय उसके सरकार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है। अब देखिए यही मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जब आप नई भर्ती करेंगे, आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, सेल्फ फाइनेंसिस कोर्सेज को बढ़ाएंगे, तो आखिरकार क्या होगा? देखिए एक दिन वो आएगा, इस चीज़ को इनको समझ लेना चाहिए, जब एजुकेशन ऑल इंडिया लेवल पे एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। जैसे दिल्ली में बना तो आम आदमी पार्टी जीत के आई, वो अलग बात है, बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मैं अभी उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो अभी सवाल नहीं है आज का। लेकिन इसी तरह से अगर आप अब देश भर में एजुकेशन को इस तरह से बर्बाद करेंगे, तो एक दिन जब ये पॉलिटिकल इशू बनेगा तो इस सरकार को भी जाना पड़ेगा और इसी सवाल पे जाना पड़ेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो सर्विसेज का आप जिस तरह से प्राइवेट, आप देखिए ना इस समय क्या हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की जॉब छूटी है, और उसकी वजह से सरकारी वो प्राइवेट स्कूल से लोग विड्रॉ करके सरकारी स्कूलों में, आप सरकारी स्कूल का देखिए एनरोलमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि और खासतौर से लड़कियों का बढ़ रहा है, क्योंकि अगर एक ही को पढ़ाने का पैसा है तो वो सोचता है चलो लड़की को यहाँ ले आता हूँ और लड़के को वहीं प्राइवेट में पढ़ाता रहूँगा। तो आप देखिए मतलब ये तो मतलब एक दिन जब इसको बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना गड्ढा भर जाना, तो एक दिन गड्ढा भरेगा, और जब गड्ढा भरेगा तो यही इनको ले डूबेगा। पर ये कब होगा मुझे उससे फ़र्क नहीं इतना पड़ता। सवाल ये है कि देखिए ये तो ना एक देश बेचने वाली बात है, क्योंकि आपने ये बड़े बड़े वादे किए कि देश के निर्माण के लिए शिक्षा ज़रूरी है, हेल्दी होना ज़रूरी है, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया, पर आप उसी चीज़ को बेच दे रहे हो, आपने क्या छोड़ा? लेकिन सर यूजीसी ने तो कहा है कि आप फेज वाइज इसको खोल सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे आप जेएनयू को ये क्या बात हो गई जी? फेज वाइज खोल सकते हैं तो फिर खुलवाए ना। फिर दिल्ली में जब आप कह रहे हो कि अब मतलब नहीं है कोरोना, क्यों नहीं खोल तो रहे हैं? इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि अभी ये लोग स्टूडेंट जो है वो 4 ईयर का विरोध करेंगे, स्टूडेंट जो है वो किसानों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा। स्टूडेंट ये भी करेंगे कि भाई क्योंकि ये धीरे धीरे रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं सभी जगह पे। अभी देखिए यूपी में वो टीचर्स की भर्ती में कितना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया, ओबीसीज का रिजर्वेशन गायब कर दिया उन्होंने। तो ये सब जगह करते हैं ना, बीजेपी तो अब यही करवा रही है, रिजर्वेशन को गायब कर रहे हैं। नई पॉलिसी भी इसी तरह से बनाई है उन्होंने, रिजर्वेशन को इन, अब वो कहते पहले होता था इन एडमिशन या रिक्रूटमेंट जो है मेरिट के बेस पे होगी, अब कहते हैं वो स्ट्रिक्टली मेरिट के बेस पे। भाई स्ट्रिक्टली का क्या मतलब हो गया? क्या पैरामीटर है आपका बताइए?
सर तो बोले ये है, इसीलिए इन चीज़ों पे कोई इकट्ठा होके बोल ना पाए, इसीलिए इन्होंने अभी तक खोला नहीं है। खोलना तो एक दिन पड़ेगा, लेकिन वो सोचते हैं कि जितनी देर से खोलेंगे उतना ही उनका कम नुकसान कम, होगा, मतलब उनका फायदा होगा, उतना कम विरोध विरोध कम झेलना झेलना पड़ेगा। तो पड़ेगा। यही है। सर ये आखिरी सवाल, देश में इस वक्त सरकारी संस्थान या फिर सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ हो जा रहा है। आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, नौकरी है आपके पास, आपको डर नहीं लगता है यहाँ छात्र लगता है, क्यों संगठन? नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। और डरना तो आपको भी चाहिए, आप ये इंटरव्यू लेने आए, आपको भी कोई कुछ कर सकता है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं होता। टीचर का काम जो उसकी समझ है, वो जहाँ कहीं लोग उससे लेना चाहें, तभी तो हम सेमिनार में बोलने जाते हैं ना, तभी हम कॉन्फ्रेंस में बोलने जाते हैं। टीचर का काम ये नहीं है कि केवल क्लास में पढ़ाएगा, वो जहाँ कहीं उससे उसकी समझ, उसकी राय मांगी जाएगी, वो राय देने जाएगा। अब ये भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मुझे बुलाया राय देने के लिए, तो मैंने अपनी राय दे दी। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको अपनी राय दे दी। तो डर तो लगता है, लेकिन फिर या तो ये कह दें कि मैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ बेईमानी करूं, मैं आज के बाद अपनी राय ना रखूं। हाँ, जिस दिन वो ये कह देंगे उस दिन करना बंद कर देंगे, तब की तब देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देश में जिस तरह से इस वक्त अभी सरकार का विरोध हो रहा है, उनके नीतियों का विरोध हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा अगर तबका है तो वो है किसान, युवा और छात्र। तो युवा और छात्र इस वक्त अभी नहीं बोल रहे हैं खुल के। उसकी बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि कैंपसों को बंद रखा गया है। इनके हिसाब से अगर कैंपस को खोल दिया गया, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ये सारे जो पढ़ने वाले युवा हैं, जो छात्र संगठन के लोग हैं या छात्र हैं, ये लोग सरकारी नीति के खिलाफ बोलेंगे, चूँकि ज़्यादा अच्छी समझ रखते हैं वो। इसीलिए सरकार की एक कोशिश है, जैसा कि इन्होंने कहा है, कि इसको बंद रखा जाए। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।